Then next that we can see is though all agents of erosion are not present everywhere, process of erosion and deposition occurs everywhere. ऑल एजेंट्स ऑफ इरोजन जरूरी नहीं है हो ही, लेकिन हर जगह पे इरोजन डिपोजिशन होता ही रहता है, भले वो पानी के थ्रू हो, विंड के थ्रू हो, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं किसी केस में, राइट। तो कॉमन प्रोसेसेस लीड टू डिफरेंट लैंडफॉर्म्स थ्रू डिफरेंट एजेंट्स। कॉमन प्रोसेसेस यानी विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू जहाँ इरोजन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। यानी ये एजेंट कैरी करते रहते हैं मट्टी या फिर जो भी उनके पास मटेरियल है और कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने के बाद उसके बाद दूसरा लेयर बनता है, दूसरे के ऊपर तीसरा, और ये लेयर आपस में ज्वाइन होके क्या बनाते हैं, एक लैंडफॉर्म। फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन by rivers, while drumlins are formed by deposition by glaciers. तो ये समझने की कोशिश करें कि फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, जब रिवर्स क्या करती हैं, डिपॉजिट करती जाती हैं, तो उसकी वजह से प्लेन्स बनते हैं, प्लेन एरिया। और ड्रमलिन्स नाम की जो चीज है वो बनती है जब ग्लेशियर्स डिपॉजिट करते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर ड्रमलिन्स। ये इसका डायग्रामेटिक पिक्चर है ड्रमलिन्स का। रॉश माउंटेन्स में जो है दैट इज जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं वो डिपॉजिट करके ड्रमलिन्स बनाते हैं, राइट। और जो एक्चुअल पिक्चर है वो ये है ड्रमलिन की। ये एक जो लैंडफॉर्म है ओवल शेप में, ये किसकी वजह से बना है, ग्लेशियर्स के डिपॉजिशन। दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ अ ड्रमलिन। मैं समझा नहीं, मतलब फ्लडेड प्लेन्स और फिर इरोजन करते तो ऐसा एक बार बताएंगे। यहाँ पे ये देखो, समझने की कोशिश करो, इसमें डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया गया है। सो विल जस्ट सी इन दिस डायग्राम इटसेल्फ, यू कैन सी ये जॉइंटेड बेड रॉक्स हैं, ठीक है। और उसके ऊपर क्या हो रहा है, ग्लेशियर यानी कि स्नो जमा होती जा रही है, बहुत बड़ा स्नो का पहाड़ बन रहा है, उसको ग्लेशियर कहेंगे। तो ये जो आइस या स्नो ऊपर जमा हुई है रॉक्स के, वो क्या कर रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है रॉक के ऊपर, ठीक है। एंड व्हेन इट इज क्रिएटिंग द प्रेशर, इट इज आल्सो डूइंग इरोडिंग। इरोडिंग यानी कि उसके सरफेस के उखाड़ रही है जो भी पार्टिकल्स हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्लेशियल प्लकिंग, ठीक है। जैसे हम फूल को तोड़ते हैं, so that is called plucking the flower. So in the same way this glacier is plucking the small rocks, or in general it is eroding. यहाँ पे देखो, ये जो है ग्लेशियर से यहाँ पे प्रेशर आते जा रहा है, ओके। सो उसकी वजह से क्या बन रहा है, एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। इस ओवल शेप स्ट्रक्चर को ड्रमलिन कहा जाता है, ठीक है। यानी बर्फ जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड विल स्टार्ट मूविंग, एंड while it is moving on the rock, while it is moving on this jointed bed rock, it will start eroding. तो ये इस तरह से eroding होगी। eroding होने के टाइम क्या होता है, एक oval shaped structure फॉर्म हो जाता है। so this is called as a drumlin, and this we can see in the Roche mountain. ये है डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियल फ्लो। ग्लेशियल फ्लो यानी बर्फ किस डायरेक्शन में स्लाइड हो रही है, ठीक है। फ्लो नहीं कहेंगे क्योंकि ये पानी के फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में है, तो इट इज स्लाइडिंग। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ, जो बर्फ जमा हुई है, इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग। ओके, इज दिस क्लियर अबाउट ड्रमलिन? Yes, ma'am. देन फ्लड प्लेन। So these are the flood plains. फ्लड के बाद जब पानी निकलते जाता है तो वो वापस इरोड करता है, तो यहाँ पे साइड में क्या होता है, इट इज डिपॉजिटिंग वॉट एवर इट हैज कैरिड, एंड देन जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म हुए फ्लड वाटर की वजह से, दिस विल बी कॉल्ड एज फ्लड प्लेन। दीज आर ऑल फ्लड। जो प्लेन एरिया आप देख रहे हो लैंड फॉर्म, ठीक है, दैट इज अ फ्लड प्लेन, ओके।
देखिए हमने देखा है रिवर भी क्या होती है, इट इज अ एजेंट ऑफ इरोजन, राइट। तो फ्लड में भी Yes. बेसिकली क्या है, रिवर का ही पानी है। ओके, और फ्लड में जो पानी है दैट इज हैविंग मोर वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद हाई स्पीड, तो डेफिनेटली उसमें इरोजन पावर भी ज्यादा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके ये पानी ठहरेगा, बराबर। तो जहां पे ये फ्लड का पानी ठहरेगा वहीं पे वो सारी चीजें डिपॉजिट करता जाएगा। डिपॉजिट करने की वजह से जो लैंडफॉर्म बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लड प्लेन। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, then agents of erosion and landforms. We have already studied, now we will just study in detail work of river. तो कौन से erosion, जैसे glacier है, river है, wind है, so we'll study all. अब ये हम लोग को पहले से ही पता है, जब रिवर फ्लो होती है तो वो जो उसके बैंक यानी उसके जो किनारों पर रॉक्स हैं उनको इरोड करती जाती है, और जो छोटे छोटे रॉक्स हैं उनको कैरी करेगी, कैरी करना यानी ट्रांसपोर्टेशन। और जहां पे उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो वहां पे उसने जो भी कैरी किया है वो वहीं पे डिपॉजिट होते जाएगा। उस केस में यानी इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जब रॉक रिवर उठा रही है एंड इट इज मूविंग देम, इट रिक्वायर्स रिवर टू हैव काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। जो ठहरा हुआ पानी है वो कुछ नहीं उठाएगा। आप पानी को रख दो, ठीक है, किसी रॉक के ऊपर, ओके, तो ऑब्वियसली वो नॉट इरोजन करेगा, इरोजन ठीक है होगा थोड़े टाइम में, बट देन वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली जब हम लोग को इरोजन का इंटेंसिटी देखना है तो रिवर का स्पीड भी देखना है। रिवर शुड बी मूविंग एट अ फास्ट स्पीड। जब हम मूव करने की बात कर रहे हैं रिवर की, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो ठहरी हुई चीज है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है। देन एज सुन एज द स्ट्रीम बिगिन फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जैसे कि कोई भी रिवर, हम लोग रिवर गंगा का एग्जांपल ले लेते हैं, वो गंगोत्री से स्टार्ट होती है। जब से वहां से स्टार्ट होती है वहीं से वो इरोजन करना शुरू कर देती है। इन माउंटेनियस एरियाज रिवर्स फ्लोज एट हाई स्पीड, बराबर है, जहां पे स्लोप ज्यादा तो उनकी स्पीड ज्यादा। हियर द बेड गेट्स मोर इरोडेड देन इट्स बैंक, तो उस केस में किनारों से ज्यादा जो बेड है जहां पे ये रिवर का पानी आके ठहरता है वहां ज्यादा इरोजन होता है, क्योंकि स्पीड में गिर रहा है पानी, ठीक है। तो जो ग्राउंड है जहाँ पे पानी आके ठहर रहा है वहां पे इरोजन ज्यादा हो जाता है। देन उसकी जगह पे क्या फॉर्म होते हैं, गॉर्जेस, जिनकी बैंक्स बहुत स्टीप हैं या नैरो बेड हैं, ये फॉर्म होते हैं। एंड गॉर्जेस ऑफ रिवर उल्हास एंड रिवर नर्मदा, डीपर गॉर्जेस आर कॉल्ड कैनियन। कैनियन भी यही है, गॉर्ज ही है, लेकिन जो गॉर्ज डीप होता है उसको कैनियन कहते हैं। सो नाउ वी विल सी गॉर्ज एंड कैनियन। सो दिस इज अ गॉर्ज, ठीक है, ये एक स्ट्रीम ही है। और स्ट्रीम के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे रिवर हो गया, रिवुलेट हो गया, जो छोटी सी रिवर होगी उसको रिवुलेट कहेंगे, ठीक है। फिर गॉर्ज होता है, कहीं कहीं कैनियन होता है। तो दिस इज गॉर्ज। दूसरी पिक्चर्स देख सकते हैं, ये भी गॉर्ज है, इसके जो ये है पहाड़ यहाँ पे स्टीप है बहुत। मैम ये कैसे फॉर्म एक बार बताएंगे फिर से? या सी, हियर इट इज मेंशन, जब रिवर चल रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कब होगी, जब वो स्लोप पर है। तो वो कहीं ज्यादा होगा। से जब गिरेगा तो क्या हो जाएगा, जो, ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ व्हाइट बोर्ड। ओके, अभी ये हम कंसिडर करते हैं ये पथरीले रॉक का ये यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे ही कोई एक स्लोप या माउंटेन कैसे कह सकते हैं। नाउ इमेजिन कहीं से रिवर बहती हुई आ रही है, ओके। तो ऑब्वियसली जब इस स्लोप से नीचे गिरेगी तो आप बताओ उसकी स्पीड हाई होगी कि लो होगी? हाई होगी। इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो जब ये पानी इस ग्राउंड पे टच करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरोजन हो जाएगा। करेक्ट, वन सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू यूज इरेजर। तो यहाँ पे ये इरोजन होते जाएगा, राइट।
और ये ऐसे खड्डे के जैसा फॉर्म होते जाएगा, ठीक है। और ये और पानी गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, ठीक है। एंड देन फाइनली ये ऐसे बन गया जो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। आई yes गेटिंग? फिर ये पानी ऐसे फ्लो होते जाएगा, तो ये हो गया गॉर्ज। अभी यही गॉर्ज अगर बहुत ही ज्यादा डीप है तो इसी को क्या कहेंगे? कैनियन कहेंगे। सो नाउ वी विल सी कैनियन। ये प्रॉपर पिक्चर है कैनियन की, यहाँ पे देख सकते हो ये नैरो है बहुत ही ज्यादा, so this is nothing but a canyon, ठीक है। मैम, पर डायग्राम में आपने समझाया, पर यहाँ पे देखो कैनियन और जॉर्ज में दोनों में साइड में दीवार है, तो नहीं नहीं, दीवार होगी, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा, जब ये ज्यादा डीप होगा तो देन इट विल बी कॉल्ड एज कैनियन। ये देखो यानी कि एकदम ज्यादा ऊपर से स्पीड में नीचे तक जाएगा तो देन इट इज डीप, यानी कि ये इसमें जो डिस्टेंस है पहाड़ से नीचे पानी तक ये ज्यादा है, सो इट इज गोइंग वेरी डीप, राइट। सो दिस इज अ कैनियन। और अगर ज्यादा लेवल नहीं है देन यानी कि जो खड्डा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसका हाइट कितना है, अगर थोड़ा सा ही है तो दैट विल बी अ गॉर्ज। अगर एकदम डीप जमीन के नीचे तक इरोजन हुई है जिसकी वजह से ये खड्डे ऐसे फॉर्म हुए हैं, देन इट विल बी अ कैनियन। ओके, तो अगेन खड्डा कितना डीप फॉर्म होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द रिवर एट विच इट इज फ्लोइंग। तो अगर ज्यादा स्पीड में है तो बहुत बड़ा डीप खड्डा फॉर्म होगा यानी कैनियन फॉर्म होगा। अगर कम स्पीड में है रिवर तो देन इट विल फॉर्म अ गॉर्ज। ओके, यस मैम। यस, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, मैम, फिर वो उधर खड्डा खड्डा करके फिर अपना एक वे बना लेगा ना? अभी रिवर आएगी वो बहेगी ना, ऑल द साइड्स ऑफ द टॉप एंड देन इट विल फॉर्म द वे। So this was about gorges and canyons. Then over the period of time, river starts consuming its energy in transporting the material. अभी पहले हमने erosion देख लिया, फिर उसके बाद में क्या होगा, जो रिवर है वो ट्रांसपोर्टेशन में अपनी एनर्जी यूज करेगी यानी कैरी करते जाएगी। Consequently, the bed is less eroded. However, erosion along the banks and the slope of the valley increases. ठीक है, बैंक पे और बैंक यानी उसके किनारे एंड स्लोप पे क्या होता है, जो इरोजन है वो ज्यादा होता है। Hence the valley with almost vertical sides becomes wider, resembling the letter V, and these valleys are called as V-shaped valleys. अभी V-shaped valleys को नाम क्यों कहा गया है, क्योंकि जब ये वैली बनती है तो उसके जो साइड्स है वर्टिकल वो वाइड होते जाते हैं, जैसे रिवर आती जाती है, ठीक है। So that's why it is a V-shaped valley. Sometimes water flowing over a hilly region comes down a cliff. आप लोग को याद है क्लिफ क्या है? मैंने क्लिफ का फोटो दिखाया था आप लोग को, इमेज दिखाया था। यस, एनीवन रिमेम्बर? आप लोग क्या करें, या तो आप नोट करते जाएं मैं क्या क्या इमेजेस दिखा रही हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन यू मेक अ फोल्डर जिसमें आप सेव कर लो। बिकॉज जब आप वापस पढ़ने बैठोगे, अभी आप यूनिट टेस्ट के लिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, फिर एक महीने के बाद थर्ड चैप्टर पढ़ोगे, तो देन यू विल फॉरगेट, राइट। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक नोट्स. So is everyone taking notes or pointers? Yes, ma'am. Okay, because it is very important, otherwise you will simply forget.
एंड इफ यू ऑल वांट, आप अपने तरफ से इंटरनेट पे भी ये सारे पिक्चर्स खुद देख सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए कौन से पिक्चर्स देखने हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर दो. Okay, now coming to cliff. Cliff is kind of a elevation, right? ये पानी के उसमें दिखाया था मैंने, इसका फ्लैट सरफेस रहता है, जैसे पहाड़ का एकदम कोनिकल रहता है. Near sea. ये एक एलिवेशन है, लेकिन उसका जो सरफेस है एकदम फ्लैट रहता है. ये देखो, ये पिक्चर मैंने दिखाई थी. ठीक है. So this is the Yes. cliff. Coming back to our topic, what we are studying. यानी कि जब पानी फ्लो हो रहा है हिली रीजन से और क्लिफ के उधर आ जाता है, कम्स डाउन अ क्लिफ, वाटरफॉल्स कॉमनली गेट फॉर्म्ड एट सच लोकेशन. तो ऐसी जगहों पे वाटरफॉल्स बनते हैं जो हम लोग देखते हैं पिक्चर्स वगैरह में या खुद जाके. व्हेन अ रिवर रन्स ओवर अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ फॉर्म. अभी जब रिवर डिपेंड करता है कि किस तरह के लेयर्स हैं, कभी हार्ड रॉक हो सकता है, कभी सॉफ्ट रॉक हो सकता है. ठीक है. तो ये किस तरह से रिवर ऑब्स्टेकल्स क्रॉस कर रही है, उस हिसाब से हम लोग को वाटरफॉल्स मिलते हैं. अब सबसे ये जो है जॉग फॉल्स ऑन द शरावती रिवर, ये उसके एग्जांपल्स हैं. चुलिया फॉल्स ऑन द रिवर चांबल, देन वेना फॉल्स इन महाबलेश्वर. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? When the river is flowing alternately between the hard and the soft rocks, then at the base of the waterfall, plunge pools can form. ये हमने सभी ने देखा है, waterfall जहाँ पे होता है वहाँ पे नीचे pool रहता है. So ज्यादातर many people go and they take a refreshing kind of bath over there. Ma'am, you are lagging. मैं आप लैग हो रही हो. Can form because of the rock below. Okay, I'll repeat. So first of all, what I'm trying to say is, जब river alternating layers से क्रॉस होती है, यानी एक हार्ड रॉक है, एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है, इस तरह से फॉर्म पास हो रही है, तो जब यहाँ से क्लिफ से नीचे गिरेगी तो क्या फॉर्म करेगी? देन इट विल फॉर्म वाटरफॉल्स. किस तरह के वाटरफॉल्स ऐसे बनते हैं? एक है एग्जांपल जॉग फॉल्स का, फिर चुलिया फॉल्स एंड देन पेना फॉल्स. सो नाउ वी विल सी दीज फॉल्स. कैन एवरीवन हियर क्लियरली नाउ? Yes, ma'am. Okay, so now coming to the jog falls. See, looking at the falls, you may not be able to identify कि ये कैसे बने हैं. So Jog Falls is in Karnataka. अभी इस पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है, जो पानी बह रहा है वो एक फ्लैट सरफेस से बह रहा है, बराबर? कैन एवरीवन सी? यस, झरने Yes, ऐसा ma'am. हो रहा है. हाँ, तो ये जो फ्लैट सरफेस है, ये किसका सरफेस है? ये क्लिफ का है. Cliff. यस. ठीक है. अभी ये जब पानी बहेगा तो ऑब्वियसली ग्राउंड पे जाएगा, राइट? सो देन इट विल बी फॉर्मिंग प्लंज पूल्स, and then from there plunge pool it will go on for flowing as a river. So that was I was trying to explain कि ये jog falls ऐसे बन रहे हैं. Then Vena falls, मैम वो झरने के नीचे नीचे जो मतलब पानी पानी होता है, पूल जैसा बनता है, उसको प्लंज पूल बोलते हैं ना? yes. One second, I'm just trying to show you here. Yeah, here you can see यहाँ पे कोई बड़ा waterfall नहीं है, लेकिन जब पानी फॉल हो रहा है तो ये जो पूल फॉर्म हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्लंज पूल. तो एक्चुअली आप लोग अगर विजिट पे गए हो तो यू कैन सी, राइट? अभी ये वेना फॉल्स का था. देन उसकी वजह से वेना लेक फॉर्म हो रही है. ओके, सो
Next, potholes generally originate in special circumstances such as below waterfalls or where rocks are structurally weak. जहां पे rocks weak हैं तो वहां पे potholes बन जाते हैं. Swirling whirlpool motions of the river water causes stones at the bottom to grind the bedrock and enlarge the potholes by drilling, while finer sediments are carried away in the current. And now you just try to understand. जैसे ग्राइंडर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो ग्राइंडर जब मूव होता है अकॉर्डिंगली क्या फॉर्म होता है, स्वर्लिंग वर्लपूल फॉर्म होता है मोशंस ऑफ द रिवर. यानी कि मैंने आई थिंक आप लोग को दिखाया था वर्लपूल कैसे होती है. एनीवन रिमेंबर्स वर्लपूल क्या है बेसिकली? नहीं मैम, नहीं दिखा था आपने वर्लपूल. I remember I had shown. Okay, I'll just show you again, no problem. But try to understand first of all कि यहाँ पे क्या हो रहा है. पहली बात क्या बनता है, पोर्ट होल्स बनते हैं. किस में से बनते हैं? जब रिवर वाटर किसके ऊपर से जा रहा है, जो रॉक स्ट्रक्चरली वीक है, ठीक है, तो दे विल बी इजिली कैरिड अवे. अब जो मोशंस है रिवर का, ओके, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्वर्लिंग वर्लपूल फॉर्म हो रही है. एंड वर्लपूल इज वेरी डेंजरस. ये मैंने आपको बताया था कि जब कोई शिप वहां से क्लोज होता है तो देन इट कैन गेट संक, रिमेंबर. अच्छा, अभी स्वर्लिंग वर्लपूल जैसा आपने बोला था कि सी में जो है वैसा बाउंड्री जैसा बन जाता है, तो उसके पास भी 2 सेंटीमीटर तक वही ना. आई डोंट रिमेंबर द हिंदी वर्ड, इट इज भवंडर, करेक्ट. सो आई थिंक आप लोग को दिखाया था मैंने, राइट. So swirling whirlpool motions of the river water causes stones at the bottom to grind. तो अभी क्या होता है, क्योंकि पानी घूम रहा है तो मैम लैग कर रहे हो आप, लैग हो रहा है. जैसे क्या हो रहा है, ऐसा एक्शन बना है कि वो बेड रॉक पे मैम fixed position. I am not change your position. Maybe there. Shall I continue? मैम लैग हो रहे हो आप, Yes. लैग हो रहे हो आप, लैग हो रही हो. हाँ, that's what I'm trying to ask because मेरे तरफ से okay, my full and even the network is fine. So maybe there is some connectivity issue or okay. Whirlpool बन रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी मूव होता है and it becomes like a grinder and then it starts grinding the bedrock. तो जो फाइनल सेडिमेंट्स है they are carried away in the current. जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं वो करंट यानी पानी के करंट के साथ आगे चले जाते हैं और बाकी जो बच गए वो क्या बनाएंगे, पोर्ट होल्स बनाएंगे. एंड दैट विल बी फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू मेनी मीटर्स इन डायमीटर, डिपेंड्स ओके अपॉन द साइज. जितना ग्राइंडिंग हो रहा है उस हिसाब से छोटे पोर्ट होल्स या बड़े पोर्ट होल्स बन सकते हैं. सो एग्जाम्पल इज कोकाडी एट निकोज इन अहमदनगर and then river Indriani at Bagewadi, okay, in Pune district. In riverbeds, gravels and pebbles are often rounded. This happens because the rock materials carried in the flow tumble and bounce. अब क्योंकि वर्लपूल बन रही है उसकी वजह से जो मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से बाउंस करते हैं यानी टकराते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बम्प करते हैं. सो दैट इज टम्बलिंग. सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एट्रिशन. और उसकी वजह से जो लोड है वो फाइन ग्रेन हो जाता है. लोड यानी पानी ने जो सामान कैरी किया हुआ है दैट इज अ लोड और वो पतले होते जाते हैं. नाउ वी विल सी द व्हर्लपूल एंड पोर्ट होल्स.
So I had shown you all this kind of whirlpool before, right? Yes, Yes. ma'am. Yes. Yeah. So इसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, ये बहुत ही हाई स्पीड में घूमता है. इसके आजू बाजू में कोई भी बड़ी शिप भी रहेगी, अगर वो क्रॉस होगी इसके बाजू में तो वो डूब सकती है. So that's why it is very dangerous. And moving, okay, it makes, so this kind of a moving water does the function of a grinder. So क्या grind करता है, जो rocks है वो grind करता है, उसकी वजह से portholes बनते हैं. So now we will see portholes. मैम आपने बोला था कि वो एक बड़ा सा ऑब्स्टेकल्स होता है, तो ऑब्स्टेकल के साथ साथ वो वाटर मतलब सेडिमेंट लेके आता है, तो मतलब वो बड़े से ऑब्स्टेकल के अराउंड घूमने लगता है, तो इसलिए बनता है ये. हाँ, वही मैं बताने की इसमें कोशिश कर रही हूँ कि अभी इसके बनने से कॉन्सिक्वेंस क्या होता है. पहले हमने देखा था बनता कैसे है. नाउ आई एम नॉट गेटिंग द इमेज हियर. Okay, they are showing portholes on the road. गड Just a गड्ढा minute. जैसे. Okay, so these are the portholes. Okay, this is a very clear picture. Okay, ये देखिए portholes, ये सब ऐसे बनता है. Okay, okay, time is up, the session would end, and students just take a note that we have to start from page 32. Okay, this last paragraph, and any queries regarding the unit test you can ask me on WhatsApp also. Yes, students, any queries now you can ask me. Yes. मैम पेपर जो है सब्जेक्टिव आएगा क्या? No, geography paper is objective. Even English is actually objective, but few questions will be subjective. In the subjective part, we have to write on Fullscape, no? No. Space is provided in the Google Forms only. You will be getting it. Okay. All Okay, papers in Google Form except for Hindi. Hindi is a subjective paper. तो जिन students का हिंदी है उनके लिए है. Okay, ma'am. In the session. Okay. Thank you, students. बाय मैम. Okay. Bye bye. And students, have you all taken the, filled the Google form for attendance? Yes, ma'am. Okay. I'll just take the screenshot as well. Okay.